नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे दिलीप साहब की, और बात से बात निकलती ही चली जा रही थी, वो खत्म नहीं हुई थी। तो हमारा आपका वादा ये हुआ था कि इस हफ्ते भी हम दिलीप साहब ही की बात करें। बात पहुंची थी पैगाम तक। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हालांकि मैंने कहा तो था इससे आगे चलेंगे, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं जा रहा, इसलिए कि मुझे याद आया कि पैगाम में एक सीन था, उसका जिक्र किए बगैर आगे जाना जो है वो बड़ा जुर्म होगा। और वो सीन था कि जहाँ दिलीप साहब और वैजयंतीमाला एक गार्डन में बैठे हुए हैं और वो उनसे पूछती है कि तुम पहले भी कभी किसी लड़की के साथ ऐसे बैठे हो, मिले हो? और वो हमारा हीरो जो है वो एक कहानी वहीं के वहीं इम्प्रोवाइज करना शुरू करता है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि वहीं बना रहा है वो, और ये बड़ी जेलस फील कर रही है। आज तो वो ऐसे खड़ी थी मेरे सामने, वो उसने कुछ कहा पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? हैं? क्यों? वो तो अब वो एक लड़की ऐसे खड़ी होकर सामने ऐसे देख ही रही है बराबर, तो मेरा तो दिल एकदम धक 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 करने लगा। और ऊपर से हवा भी ऐसी जोर से चलने लगी ना कि उसके बाल कभी उड़ के उसके मुंह पे आए, वो हटाए, वो फिर आए, वो फिर हटाए। इसके बाद दिलीप साहब ने जो पिक्चर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी जिसका नाम है कोहिनूर। ये इनका कमाल है एस.यू. सनी साहब, जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आज के लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा शायद। इनके साथ दिलीप साहब ने जितनी पिक्चरें की वो सब सुपरहिट थी। और उसके बाद दिलीप साहब के बगैर एक पिक्चर उन्होंने शुरू की थी पालकी, वो मुकम्मल तो नहीं कर सके, वो गुजर गए इस दुनिया से, लेकिन फिर किसी और ने उसे कंप्लीट किया, वो फिल्म चली नहीं। ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी थी एक तरह से, एक लेवल पे आप देखिए तो एक स्टंट फिल्म थी और बिल्कुल स्लैपस्टिक कॉमेडी उसमें थी। लेकिन क्या है कि अच्छा एक्टर कुछ भी करे तो वो अच्छी तरह करता है। अब इसमें कई चीज़ें, हालांकि कहानी तो उसकी वही थी, एक राजकुमार, एक चालाक वजीर, एक खूबसूरत शहजादी, वही सब था। लेकिन अब एक सीन था कि जहाँ दिलीप साहब एक क्लासिकल गाना गाते हैं, मधुबन में राधिका नाचे, और उसके बाद सितार बजाते हैं। फिल्मों में अक्सर होता है कोई सितार बजा रहा है, कोई अकॉर्डियन बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, अब वो तो ऐसे ही हाथ वाथ हिला देते हैं। लेकिन दिलीप साहब ने इस सीक्वेंस को एक चैलेंज की तरह लिया, और ये गाना शुरू में ही रिकॉर्ड हो गया था, और इन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि देखिए ये गाना आप एंड में पिक्चराइज कीजिएगा, आप मुझे समय दीजिए। और उस वक्त में उन्होंने बाकायदा सितार की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने सरगम गाई है उसमें, और जिस तरह से उस गाने को गाया है, और उसके बाद जिस तरह से सितार बजाया है, तो आपको लगेगा कि ये एक एक्सपोनेंट है सितार का। इतना सीख के उसे बजाया और इस तरह से बजाया, जिसमें एक शॉट है मैं कभी भूलूंगा नहीं, कि जहाँ होता क्या, जब आप सितार बजा रहे हैं तो कभी कभी सितार का तार आपकी उंगली पे लगता है, जो एक्सप्रेशन फेस पे आ जाता है, वो इफेक्ट तक आपको एक शॉट में मिलेगा। ये डिटेलिंग काम की थी। मधुबन में राधिका नाचे रे। उसमें कई सीन ऐसे थे कि जिसमें मैं एज अ राइटर ये आपको गारंटीड बोल सकता हूँ कि लिखे हुए डायलॉग नहीं थे, इनको वहीं इम्प्रोवाइज किया गया था, सेट पे एक्सटेम्पोर बनाए गए थे, जिसमें एक महाराज, एक बाबा के रोल में आते हैं दिलीप साहब विलन जीवन के महल में, जो वहाँ कैद हैं मीना कुमारी उनसे मिलने, और वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हालांकि वो एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है, लेकिन उसमें अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी आ गए हैं, उसमें कुछ हिंदी के लफ्ज़ हैं, कुछ उर्दू के लफ्ज़ हैं, कुछ पता नहीं क्या ज़बान है, कुछ जिब्रिश है। वो जिस तरह से किया है दिलीप कुमार ने, यानी अपसर्ट का जो सेंस है, वो एक ऐसे एक्टर को कि जो सारी ज़िंदगी ट्रेजेडी करता रहा है, उसका रेंज बताता है। ये क्या, हमारे बिना हमारा बालिका 2 पल में गल गल के धुरपद नाश कांगड़ा हो गया। महाराज बिना जल की मछली समान फड़की खा रहा था। हमको यकीनी है, आओ हम तुम्हें अपने ध्यान ज्ञान की छीछालेदर नदी में डुबो दें। दिलीप कुमार ने जब भी कॉमेडी की है, आइंदा भी पिक्चरें ऐसी आई हैं जिनमें उनकी कॉमेडी थी, वो इम्पेकेबल है।
उसकी वजह यह है कि आमतौर से जो एक्टर्स कॉमेडी करते हैं वो एक नर्वस एनर्जी पे करते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में टेंशन है और कुछ फेस बनाते हैं, कुछ 25 काम करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी कॉमेडी कुछ बफूनरी के बॉर्डर पे होती है। लेकिन दिलीप कुमार ने जब भी कॉमेडी की है तो उसमें एक ठहराव है, सुकून है और प्रिसिशन है। उसमें आप देख सकते हैं कि एक्टर क्लियर है कि बस इतनी कॉमेडी कर दी, ये बात कर दी, ह्यूमर क्रिएट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और यही ठहराव की वजह है कि जब इस तरह का एक्टर जरा सी भी कॉमेडी करता है तो आपको, क्योंकि उसकी डिग्निटी इतनी है, तो इतनी सी भी कॉमेडी आपको बहुत लगती है। मसलन कोहिनूर में वो जो एक बाबा का रोल किया था उन्होंने, वो एंट्री उस कैरेक्टर की एक गाने के साथ होती है, जरा मन की केवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, कुछ ऐसा वर्ड्स थे उसके। और जब वो बाबा आ रहा है, एक जगह दिलीप कुमार अपना कंधा जरा सा हिलाते हैं ताल पे और पूरा हॉल पागल हो जाता। कंधा तो कोई भी हिला सकता है, इस कंधे के पीछे हिस्ट्री है, इस कंधे के पीछे हिस्ट्री है डिग्निटी की, ठहराव की, स्थिरता की। जोगी का रूप लिया प्रीतम ने तेरे, गोरी सुन ले बलम के बोल, सैया तोरे द्वारे खड़े। आज अगर एक एक्टर जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कूद रहा है, पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोल रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, वो अगर कंधा हिलाएगा इतना जरा सा तो कौन देखने वाला है? और देखेगा तो कौन ताली बजाएगा? उसे तो ताली बजवाने के लिए कुछ 2-4 मकान गिराने पड़ेंगे, पेड़ तोड़ने पड़ेंगे, कुछ गाड़ियां उलट देनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके ताली बजेगी। इसलिए कि उसने बहुत कुछ जल्दी जल्दी देने की कोशिश की है। वो यकीन अपने पे नहीं है, वो ठहराव नहीं है। वो चाहे सीरियस सीन हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे किसी भी तरह का सीन हो, उसमें आपको जो खूबसूरती दिलीप कुमार के परफॉर्मेंस में दिखाई देती है वो है उसका ठहराव। इसी साल एक और फिल्म भी आई थी दिलीप साहब की। अब उस फिल्म के बारे में आदमी बात कैसे शुरू करे? ये फिल्म वो थी जिसका शायद इंतज़ार हिंदुस्तान के फिल्म देखने वालों ने 8 या 9 बरस किया था। मुग़ल आज़म, अपने ज़माने की सबसे मशहूर और सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। उसके बारे में बात होती थी कि ये पिक्चर 1 करोड़ रुपए में बनी है। आज आप कहें तो लोग हंसेंगे कि 1 करोड़ रुपए क्या, आज तो एक्टर्स 30-30 करोड़ लेते हैं, फिल्में 100 करोड़ के ऊपर जाती हैं। लेकिन उस वक्त 1 करोड़ रुपया अनहर्ड ऑफ था। किसी ने सुना नहीं था कि 1 करोड़ में पिक्चर बनेगी तो उसका पैसा रिकवर कैसे होगा? आखिर ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है, आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, कहाँ से वापस आएगा? ये सिचुएशन थी। इसमें उन्होंने सलीम का रोल किया था, जहांगीर, जो बाद में हुआ। लोग जब वो पिक्चर बन रही थी तो बड़े सरकास्टिक थे, इसलिए कि उस ज़माने में जो इस तरह की फिल्में बनी थीं उसमें या तो पहले चंद्रमोहन जैसे एक्टर थे जिनकी हरी बड़ी बड़ी आंखें थीं, बड़े अबरू, आईब्रोज, बड़े शानदार पर्सनालिटी, या फिर प्रदीप कुमार जिनके बारे में कहते थे कि भाई इनका तो चेहरा बिल्कुल मुग़ल शहज़ादों जैसा है। मुझे मालूम नहीं मुग़ल शहज़ादों के फ़ोटोग्राफ किसने देखे थे और कहाँ से मिल गए थे और कैसे मालूम था कि प्रदीप कुमार की शक्ल के होते थे मुग़ल शहज़ादे, लेकिन बहरहाल इमेज ये थी। और दिलीप कुमार कैसे प्रिंस लगेंगे, और उनके तो फीचर वैसे शहज़ादों जैसे है ही नहीं। लेकिन दिलीप कुमार ने बताया कि प्रिंस क्या होता है। अब मैं आपको एक बात कहूँ, आप कहेंगे मैं तो बाल का खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन आप कभी, अब तो अवेलेबल हैं डीवीडी पे फिल्म्स, आप थोड़ी सी भी चला के देखिएगा। दिलीप कुमार ने जब नया दौर में काम किया, जो एक तांगे वाले का रोल था, तो उसमें जब भी वो बात करते हैं, देखते हैं तो उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ है, जैसे कि गंवार आदमी का, एक अनसोफिस्टिकेटेड आदमी का होता है, जैसे कि एक आदमी जो थोड़ा सा हैरान है, इसलिए कि जाहिर है कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसे हर बात की पूरी समझ नहीं है, तो वो थोड़ा ऐसे आदमी में एक हैरत,
एक थोड़ी सी एक अचंभा हमेशा रहता है, शक भी रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बस्ती की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा है उनको। मुश्किल तो यह है कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना, तो कोई समझ नहीं रह जाती आदमी के पास। इसके मुकाबले में जो शहजादा होता है, जो प्रिंस है, उसे अपनी बात पे यकीन है और उसकी हर बात जो है वो फाइनल है। वो बात थोड़ी है, वो तो हुक्म है, फरमान है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कॉन्शियसली किया या अनकॉन्शियसली किया, लेकिन मुगल आजम में आप कोई भी सीन में देखेंगे तो जब दिलीप कुमार अपना डायलॉग खत्म करते हैं तो उनके होंठ पूरी तरह से बंद होते हैं। और ये जो अंदाज है बात करने का, उससे शहजादे की बात में एक फाइनलिटी पैदा होती है। बस यहाँ बात खत्म हो गई। बहुत उम्दा काम किया था उन्होंने। अब इस पिक्चर में मुगल आजम तो टाइटल रोल तो पृथ्वीराज कपूर साहब का था। उनकी बड़ी दबंग पर्सनालिटी, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। कभी कभी लगता है कि अकबर अगर ऐसा ही होता तो ठीक था और ऐसे ही शायद होगा, और अकबर ही अगर इन्हें देखता तो कहता काश में ऐसा होता। ऐसी पर्सनालिटी लगी थी उनकी और ऐसे वाकई बादशाह दिखे थे उसमें। खैर उस स्क्रिप्ट का भी कमाल है, डायरेक्शन का भी कमाल है, लेकिन एक्टर का भी कमाल। वरना हमारी फिल्मों में जो आमतौर से उससे पहले बादशाह दिखते थे वो ऐसा लगता था कि कहीं के ज़मींदार हैं, घूमते फिरते इधर आ गए हैं। लेकिन बादशाह को जो जाहो जलाल है वो पृथ्वीराज कपूर में था, और जो शहजादे की शान होती है वो दिलीप कुमार में थी। इनके जो आपस के सीन थे, ये एक बड़े एक्टर की निशानी है। उसमें जाहिर है कि ड्रामेटिक डायलॉग थे एक दूसरे के। दिलीप साहब कितने बड़े स्टार, लेकिन जब वो ये सीन करते थे अपने बाप के साथ जो बादशाह है, तो उस वक्त वो शहजादे थे और पृथ्वीराज कपूर बादशाह। वो दिलीप कुमार नहीं थे, वो सुपरस्टार नहीं थे उस वक्त के। और आप देखेंगे कि रिवोल्ट के बावजूद और अपने बाप से डिसएग्री करने के बावजूद शहजादे में कहीं एक लिहाज, कहीं एक शर्म की मौजूद है कि वो एक हद तक बाप से ऊंची आवाज में बात कर सकता है, उससे आगे नहीं। ये बहुत अच्छे एक्टर की निशानी है। और मैं दाद दूंगा अमिताभ बच्चन को कि शक्ति में जब उन्होंने बेटे का रोल किया दिलीप साहब के साथ, तो उन्होंने भी इस बात को निभाया। वो भी उसका बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उन्होंने जब दिलीप साहब के सामने खड़े होकर सीन किए तो अमिताभ बन के नहीं, बेटा बन के ही किए। ये कम लोगों में खूबी होती है। आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इसमें एक रोमांटिक सीन है। पिछले दिनों किसी मैगजीन ने एक कंपटीशन किया था कि आपको सबसे अच्छा रोमांटिक सीन कौन लगा हिंदुस्तानी फिल्मों, और ज्यादातर लोगों ने एक रोमांटिक सीन बताया जिसमें कोई डायलॉग नहीं है। वो रोमांटिक सीन है दिलीप साहब और मधुबाला जी के बीच में, जहां उनके हाथ में एक मोर का पर है जिससे वो सिर्फ उसके चेहरे को छू रहे हैं, अनारकली के, बस बार बार, और वो खामोश हैं दोनों, बगैर डायलॉग का वो सीन। मगर ये जिसने भी देखा है, जाहिर है किसी ने उसे 25 साल पहले देखा होगा, किसी ने 30 साल पहले, लेकिन उसकी मेमोरी में घुल गया है। ये इमॉर्टल सीन दिलीप कुमार ने किए हुए हैं अपनी जिंदगी में, जो जिसने देख लिए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उन सीन्स का कायल हो गया। आखिरी जो सीक्वेंस था मुग़ल आज़म में दिलीप साहब का, यहाँ उनको आखिरी बार अनारकली से मिलने का मौका मिलता है। हालांकि वो जानते नहीं कि आखिरी रात है और इसके बाद मैं अनारकली को कभी नहीं देखूंगा। अब वो आती है और उसे हुक्म दिया गया है कि ये एक फूल है जो तुम सलीम को सुंघा देना और सलीम बेहोश हो जाएगा और तुम्हें ले जाएंगे और मौत के अंधेरे में हमेशा के लिए तुम खो जाओगे। अब वो कव्वाली चल रही है, जो भी हो रहा है ये, और आखिर में वो
शहजादे को फूल सुंघा देती है और उसको नशा होता है और उसे हर चीज़ धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे वो देखता है कि उस शीश महल में अकबर के सिपाही एंटर हो रहे हैं अनारकली को ले जाने के लिए। और ये सीन जो दिलीप साहब ने किया है वो देखने के काबिल कि आपको ये मालूम होता है कि ये अदाकार है। मैं उस सीन को कैसे बयान करूं, लाजवाब, क्या परफॉर्मेंस था, यानी दिल को हिला देता। बेअदब, अनारकली, जान सलीम, ऐसे और भी बहुत सीन हैं, ऐसी और भी बहुत फिल्में हैं, ऐसे और भी बहुत परफॉर्मेंस है दिलीप साहब के, और हम उनके बारे में बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि हमारे समाज में अगर दुश्मन बनाने हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कामयाब हो जाइए, दुश्मन तो अपने आप बन जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि दिलीप साहब के सारे वेलविशर और सारे चाहने ही वाले थे, तो जो लोग बुरा चाहते थे वो तो बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि अब दिलीप कुमार का एंड आ गया है, ठीक है, गंगा जमुना के बाद अब कुछ नहीं होना, जो होना था हो चुका। क्लासिक लेजेंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत। दिलीप कुमार जिनके करियर में हर फिल्म यादगार है, जिन्होंने अपनी हर फिल्म में कोई ना कोई सीन ऐसा किया है जो लोग कभी नहीं भूल सके, इस ऐसे एक्टर के करियर में अगर आप कहें कि ये इसकी नुमाइंदा फिल्म है, ये इसकी बेहतरीन फिल्म है, तो आप सोचिए कि वो फिल्म कितनी अच्छी होगी। गंगा जमुना मैं समझता हूँ दिलीप साहब के पूरे करियर में जो सबसे ज़्यादा चमकीला सितारा है वो है गंगा जमुना। गंगा जमुना वाकई कमाल की फिल्म थी और हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें जो चंद फिल्में बनी हैं जिन पे हम सब गौरव कर सकते हैं, फ़ख्र कर सकते हैं, उनमें से गंगा जमुना है। आज हम उसे देखते हैं, वाह वाह करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन जब वो फिल्म बनी और जब ये फैसला किया गया होगा कि ये फिल्म खड़ी बोली में जो नॉर्मल हिंदुस्तानी है उसमें नहीं बल्कि इसको अवधी में, पूर्वी में बनाया जाए, ये कितना मेजर डिसीजन है। इसलिए कि ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये ज़बान स्क्रीन पे आई नहीं थी, और आई थी तो कोई छोटे मोटे, कोई नौकर, कोई कॉमेडियन, इस तरह के कैरेक्टर। ये खौफ बड़ा नेचुरल था कि कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज़ फ़नी लगे, ये इसमें हम आवत हैं जावत हैं ऐसा बोलने में कैसा लगेगा। दिलीप कुमार बोल रहे हैं, विजंती माला बोल रही हैं, इसलिए कि पहले इसके डायलॉग जो थे वो खड़ी बोली में हिंदी में ही लिखे गए थे, और ये इज्जत का सवाल था इसलिए कि ज़िंदगी में पहली बार दिलीप साहब पिक्चर खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, और न सिर्फ ऐसे वैसे प्रोड्यूस कर रहे थे बल्कि वो नितिन बोस जिन्होंने उनकी पहली कामयाब फिल्म मिलन बनाई थी, उन्हें बंगाल से बुलाया पिक्चर को डायरेक्ट करने के लिए। वो वी बहाबा साहब जो कि कैमरामैन थे दाग के, उनको बुलाया और उनसे कहा आप कैमरामैन बनिए। उन्होंने हालांकि तब तक कोई कलर फिल्म नहीं शूट की थी, ये पहली फिल्म थी उनकी, तो उन्होंने पूरी एक कुनबा जोड़ा था। तो पहले डायलॉग जो लिख लिए गए थे हिंदी में उसे चेंज किया गया। वजाहत मिर्ज़ा बहुत बड़े राइटर, वजाहत मिर्ज़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक राइटर है जिसने गंगा जमुना के भी डायलॉग लिखे हैं, मुग़ल आज़म के डायलॉग भी लिखे हैं और मदर इंडिया के डायलॉग भी लिखे हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई ये डायलॉग जो है अब आपने लिख लिए थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको पूर्वी में कर दिया जाए और देखते हैं कि लोगों को कैसा लगता है। तो चंद सीन पूर्वी में लिखे गए और जिन चंद लोगों को सुनाए गए उनमें से एक एस मुखर्जी साहब भी थे, इसलिए कि एस मुखर्जी साहब तो बंगाली थे, रहे थे यहाँ। तो उनका देखो वो लोग जिनकी
फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है या वो जो हिंदी उर्दू स्पीकिंग एरिया के नहीं हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और उन लोगों ने पसंद किया उसे, तो हिम्मत हुई कि चलो करते हैं। अब वो पूरी स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखी गई और उसे इगतपुरी के बाद शूट किया गया। देखिए, इस फिल्म के मैं सीन्स की बात करूंगा, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ ग्लैमरस है वो आमतौर से रियलिटी से दूर होती है, और जो रियल है वो ग्लैमर से दूर होती है। लेकिन असली स्टार जो है वो है कि जो इन दोनों को कंपैटिबल बना ले, जो साथ में ले आए, कि एक तरफ वो स्टार भी लगे और दूसरी तरफ रियल एक्टर भी। ये अचीवमेंट दिलीप कुमार का हमेशा रहा है। दिलीप कुमार सबसे बड़े स्टार भी थे और सबसे बेहतर एक्टर भी। अब इस फिल्म में उन्होंने जो बोली है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और जिस तरह से वो चले हैं, बैठे हैं, उठे हैं, वो वाकई ये गांव वाला लगता है, ठेठ गांव वाला। और भी बहुत से एक्टर्स ने बहुत सी पिक्चरों में गांव वाले का रोल किया है, लेकिन वो सिर्फ कपड़े पहन के है, डायलॉग वैसे बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको मालूम होता है कि शहर के आदमी की है, या अर्बन आदमी की है, पढ़े लिखे आदमी की है, ये उस आदमी के जो शायद अंग्रेजी भी बोल लेता होगा। लेकिन दिलीप साहब जो पर्सनल लाइफ में बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, वो आपको लगता है ये सचमुच गांव का आदमी है। उनका एक सीन है जहां उनकी कुछ तू मैं हो जाती है विलन से, अनवर हुसैन साहब से, बिगनिंग में ही फिल्म के। वो किस तरह से गुस्सा दिखाता है, किस तरह बैठता है, वो गंगा किस तरह से पैर पे पैर रख के अपनी चप्पल को ठीक करता हुआ बात कर रहा है। आपको शक भी नहीं हो सकता कि ये आदमी गांव का नहीं है। जन खा कहीं का। अरे सारे तू भी एक है गधा है। अरे धके देवे के रहा है कि रहपट सारे की तबीयत चौकन्ना हो गई होत। चिर चिर करता। मैं तो जमुना की लिखाई पढ़ाई के कारण निकम्मा हो गया हूँ काका, नहीं तो गंगा कौनों की बात सुनाती, अरे मार मार के भैंसा बनाए दो ससुर का। दिलीप साहब ने एक एक सीन जो किया है, जहां एक सीन है कि गंगा के हाथ में जमींदार की वो बंदूक आ जाती है कि जिसका घोड़ा ट्रिगर जो है वो अटक गया है, और जमींदार बैठा ठीक कर रहा था, इतने ही में झगड़ा हो जाता है और वो जमींदार को मारता है और वो बंदूक लेके भागता है, और जमींदार के कारिंदे और गांव के लोग इसके पीछे लगे हुए और वो भाग रहा है जंगल में। और एक जगह जहां वो घिर जाता है चारों तरफ, वो कभी आप वो सीन देखिए, एक वो कहते हैं कि वो एक जानवर जैसे हाके में घिरे, तो वो वैसा ही घिरा हुआ जानवर लग रहा है, और वो रस्सी उस पर फेंकते हैं और रस्सी में वो बन जाता है और उसे खींच रहे हैं, और फिर उस खींचातानी में कहीं वो बंदूक चल जाती है, और फिर वो मजमा भागता है और वो उनके पीछे भागता है, और भागते भागते मजमा तो निकल जाता है, लेकिन सामने से धन्नो जो उसकी महबूबा है वो आ रही, और उस धन्नो के पास वो अपने घुटनों पे गिर के वो रोता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई लगता है कि ये जंगली जानवर है जिसे लोग शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भाग रहा है कि कैसे बचे, कहाँ जाए। छोड़ दे मुझे धन्नो, छोड़ दे। ना ना। अरे राम कसम, ये सब कुत्ते की तरह मेरा पीछा किए हैं धन्नो। मैं भूखों मर गया धन्नो, मैं भूखों मर गया। मैं घर से बेघर हो गया धन्नो, मैं घर से बेघर हो गया। एक एक सीन, और जहां फिर उसने विलन को मारा है, कि जहां वो अपने इमोशन से, ऐसा लगता है कि ये अपने इमोशन से ही चोक होके ना मर जाए आदमी। जो उसके अंदर तूफान उठ रहा है वो दिखाई देता है आपको, कि वो बात भी मुश्किल से कर पा रहा है, और उसके बाद उसका भाई उसे गोली मारता है जब वो भाग रहा है, इसलिए कि उसका फर्ज है कि भागते हुए डकैत को जिसने खून किया है उसको मारे, भले उसका बड़ा भाई भी हो। वो भाई जिसे वो देवता समझता है, जिसकी पूजा करता है, वो भाई जिसके सारे एहसान उसके ऊपर। और फिर गंगा लड़खड़ाता हुआ अपने घर में आता है, और होता ही है, हम लोग पिक्चर जब देखते हैं इनमें कोई डेथ सीन होता है, अच्छा ठीक है यार वो मर जाएगा, पिक्चर खत्म हो जाएगी चलो, तो अक्सर अच्छे अच्छे डेथ सीन्स में एंड में लोगों को मैंने उठते देखा है थिएटर में। इसलिए मेरी तो राय यही है एक्टर्स को कि अगर एंड में मर रहे हो तो जल्दी से मर जाओ, वरना कोई देखेगा नहीं। मगर ये डेथ सीन जो था ये कमाल था। गंगा जली लो दादा। हे राम, हे राम। दिलीप
साहब ने कमाल की फिल्म भी बनाई थी, उसमें अजीब अजीब सीन थे, ह्यूमन रिलेशनशिप के जो कॉम्बिनेशन परमिटेशन है उनकी कोई हद नहीं है, और वो उस फिल्म में दिखाई देते थे। और जो ये कॉम्प्लिकेटेड इमोशन जो दिलीप साहब ने उसमें कम्युनिकेट किए और कन्वे किए, सिवाय दिलीप कुमार के कोई कर नहीं सकता था उस फिल्म में जैसा काम किया उन्होंने। और उस फिल्म में उनको कोई यहाँ पर एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, अगर इतना अच्छा आदमी काम करे तो उसे अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो काम ही अवार्ड है। और जो करोड़ों आदमी हिंदुस्तान के जिन्होंने उससे प्यार किया और जिसने उस काम को अप्रिशिएट किया, वही सबसे बड़ा इनाम था। और जब नाइंसाफ़ी इतनी खुली हो तो अच्छा है, इसलिए कि फिर लोगों की समझ में आता है कि इसके साथ बेईमानी हुई है और वो और आपके साथ हो जाते हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ ये दिलीप साहब के करियर का पिनिकल था, इसके ऊपर जगह थी ही नहीं जाने की किसी के लिए भी। इसके बाद जो फिल्म आई वो थी लीडर। लीडर शायद नॉर्मल हालात में शायद इनके 4 साल 5 साल पहले आई होती तो हिट होती बड़ी, इसलिए कि उसमें बड़े इंटरेस्टिंग सीन भी थे, गाने भी अच्छे थे, बहुत अच्छा ह्यूमर था, कॉमेडी थी और बहुत लाइट हार्टेड, बहुत अच्छा काम था दिलीप कुमार का। लेकिन गंगा जमुना ने उम्मीदें इतनी ऊपर पहुंचा दी थी और दिलीप कुमार से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसे मैच करना पॉसिबल नहीं था। मैं समझता हूँ लीडर की जगह कोई भी पिक्चर आई होती वो गंगा जमुना से फीकी ही पड़ती। देखिए ना, ये शादी ब्याह का मामला है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कहीं एक प्याली चाय की पिया है या दुअन्नी की गंडेरियां खा ली। साहब, इस मामले में तो लड़की को देखना गौर से, उसकी तबीयत की गहराई और उसकी बुलंदी पर नजर रखना, उसकी आदतों के मोड़ और उसके धुआं को देखना कि वो क्या है, और उसका मेंटल लेवल यानी उसकी दिमागी सतह को बराबर जांच कर तोड़ कर देखना कि वो क्या है। अगली पिक्चर थी दिल लिया दर्द लिया। उसकी कहानी वुदरिंग हाइट्स बड़ी फेमस नॉवल है, उस पर फिल्म भी बनी है, लॉरेंस ओलिवियर ने रोल किया था वो, जो दिलीप साहब ने यहाँ किया। एमिली ब्रॉन्टे की बड़ी मशहूर नॉवल है, उसके ऊपर बेस थी। लेकिन क्या होता है कि एक शेर अच्छा है कि दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम बन या संग हो जा। कि दो रंग से काम नहीं चलेगा भाई, एक रंग ले लो, या तो मोम बन जाओ या पत्थर बन जाओ। उसमें कुछ थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। वजह यह थी कि उसका जो हीथक्लिफ हीरो था उस नॉवल का, वो एक आशिक था जो ऑब्सेस था एक लड़की से, और वो चला जाता है और बड़ी मुसीबतों से गुजर के बहुत जुल्म सहता रहता है उस लड़की की वजह से। लेकिन जब वापस आता है तो एक कामयाब और अमीर आदमी है और ये उम्मीद लेके आता है कि अब तो मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं उस लड़की का हाथ मांग सकूँगा। और मालूम होता है कि उस लड़की की तो शादी हो गई किसी और से, और उसे उस लड़की से और उसके घर वालों से नफरत हो जाती, क्योंकि उसका बेस तो मोहब्बत ही है। और वो मोहब्बत का जो फ्लिप साइड है वो ये नफरत है, ये वेंडेटा है कि वो उन सबको बर्बाद कर देता है और ख़ुद भी बर्बाद हो जाता है। तो इन अ वे ये एक नेगेटिव कहानी थी, लेकिन ये कि उस इमोशन का पावर इतना था और इतना ख़तरनाक हद तक था कि आप कहीं फैसिनेट हो जाते थे। इसमें हुआ क्या कि क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्म थी, स्क्रिप्ट राइटर ने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा, और शायद दिलीप साहब ने भी यही सोचा होगा कि भाई हीरो तो हीरो है, उसको किसी तरह तो सेव करो। तो जो हीथक्लिफ की पावर थी, जो नेगेटिव कैरेक्टर की भी एक ताकत होती है, वो आधी अधूरी रह गई। अब जब उसके बाद उसे आप जस्टिफाई करने को या उसमें कुछ पॉजिटिव इमोशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और वही हुआ। पिक्चर खास चली नहीं। औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा। उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने, जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि हमारे समाज में अगर दुश्मन बनाने हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कामयाब हो जाइए, दुश्मन तो अपने आप बन जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि दिलीप साहब के सारे वेलविशर और सारे चाहने ही वाले थे। तो जो लोग बुरा चाहते थे वो तो बड़े खुश हुए, उन्हें लगा कि अब दिलीप कुमार का एंड आ गया है, ठीक है, गंगा जमुना के बाद अब कुछ नहीं होना, जो होना था हो चुका। लेकिन मोहम्मद अली क्ले ने, जो कैशियस क्ले था, उसने अपनी
ऑटोबायोग्राफी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि चैंपियन वो है कि जो उस वक्त एक नॉकआउट पंच मार सके जब लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये कैनवस पे गिरने वाला है। और यही दिलीप साहब ने किया, इसलिए कि बहरहाल वो चैंपियन है। फिल्म आई राम और श्याम, और राम और श्याम ने एक बार फिर दोस्तों दुश्मनों हर एक को बता दिया कि दिलीप कुमार ही है। डबल रोल था, एक रोल में राम दबा कुचला सहमा हुआ और दूसरी तरफ श्याम फ्लैम्बॉयंट, डैंडी, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट। ब्रिलियंट काम, दोनों ऐसे ऐसे सीन्स उनके दोनों रोल्स में। और एक अजीब सीन था टुवर्ड्स क्लाइमेक्स कि जहां श्याम ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं राम, और वो राम की नकल कर रहा है लेकिन बहुत अच्छी नकल नहीं कर पा रहा। अब देखिए, राम भी उन्होंने किया हुआ है और श्याम भी उन्होंने किया हुआ है। अब एक उनका ही कैरेक्टर उन्हीं के कैरेक्टर को इमिटेट करने की कोशिश करा। ये बड़ा लेयर्ड मामला है, ये इसकी तहे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने किया था। आपको लगता था कि नकल करने की कोशिश करा, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। पिक्चर बहुत ही कामयाब हुई और बहुत तारीफ हुई दिलीप साहब की। दस्तखत करना होगा। ये लो कलम और लिखो अपना नाम। जी, किसका नाम लिखूं जी? अपना और किसका, जल्दी करो वरना गोली छोड़ा दूंगा। मुझे ये पिस्तौल जरा आप हटा लो ना, मुझे इससे डर लगता है। देखिए मेरा हाथ भी कितना कांप रहा है। इसके बाद मैं जिस पिक्चर का खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा, वैसे तो आदमी है, आदमी भी एक सीन जो आप पिक्चर देखेंगे तो भूल नहीं पाए, जहाँ जो हीरो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों टांगे बेकार हो जाती हैं। अब उसे व्हील चेयर पर ही बैठना है, तो वो बेड पे लेटा है और पहली दफ़ा व्हील चेयर उसके सामने लाई जाती है। एक सेहतमंद आदमी जो घूमता था फिरता था, वो अचानक हमेशा के लिए व्हील चेयर पर रख दिया जाए और ये देखिए अब ये मेरी किस्मत है, वो कैसे करेगा। और जैसे उन्होंने देखा व्हील चेयर को और हंसे और रोए एक साथ, वो कमाल कर रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हुआ जो ये कम वक्त टांगे बेकार हो गई? कोई बात नहीं है, ये कुर्सी जो है उस फिल्म में एक सीन और भी बहुत अच्छा था, वो एक लव ट्रायंगल था। पहली बार मनोज कुमार काम कर रहे थे दिलीप साहब के साथ, और होता यह है कि दिलीप साहब क्योंकि एक पैरालाइज्ड आदमी हैं और उनका इश्क जो था वो वहीदा रहमान से था, लेकिन अब लगता है कि शायद वहीदा रहमान धीरे धीरे मेहरबान हो रही हैं मनोज कुमार पे, और मनोज कुमार जो उनके बेहतरीन दोस्त हैं, दिलीप कुमार को कुछ ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों का कुछ अफेयर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें क्या, कहीं वो ही फील पसेसिव, कहीं उनके दिल में शक पैदा होता है। और एक सीन है कि जहाँ वो रात को लेट, बाहर बारिश हो गई है तो कुछ भीग भी गए हैं और हंसते हुए अंदर एंटर करते हैं, थोड़ी लेट नाइट हो गई है, और अचानक दोनों सहम जाते हैं इसलिए कि हॉल में दिलीप कुमार व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वो कुछ सफाई पेश करते हैं, और वो जिस ठंडे लहजे में बग़ैर आवाज़ बुलंद किए, बग़ैर कहे कि तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या किया और ये वो, तो तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, जाके कपड़े बदल लो। और ये जो लुक है उसमें ऐसा लगता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बर्फ में इतनी सर्दी नहीं होगी जो इस लुक में थी, और जिस तरह से कहा है। छोटा सा सीन था। तुम दोनों काफी भीग चुके हो, जाओ कपड़े बदल लो। ये बारीक बातें जो थीं वो अब नहीं मिलती। सगीना जब उन्होंने की, 2 वर्जन बने थे सगीना के, एक बंगाली में एक हिंदी में। उत्पल दत्त जो बहुत बड़े वहाँ के एक्टर थे और बहुत अच्छे राइटर थे, और थिएटर में उनकी बड़ी पोजीशन थी, बड़ा मुकाम था, उन्होंने थिएटर में भी बहुत काम किया है और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। जब सगीना रिलीज़ हुई तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प, खैर उनके बात करने का अंदाज भी इंटरेस्टिंग था और बात भी उन्होंने जो कही वो बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से कही। कहने लगे कि शायद, लिखा उन्होंने, दिलीप कुमार बंगाल ये सोच के आए थे कि यहाँ वो फिल्म में काम करेंगे
और यहाँ हमारे एक्टर्स को बताएंगे कि एक्टिंग क्या होती है और एक्टिंग कैसे करनी चाहिए और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और वो कैसे निभाया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दिलीप कुमार ने वाकई हम लोग को सिखा दिया। ये कॉम्प्लीमेंट था उनका। क्या बेईमानी किया? तुम कंपनी से भी गद्दारी किया सकीना। हाँ? तुम्हारे लिए कोर्ट से ऑर्डर है कि 24 घंटे में ये बस्ती छोड़ के चले जाओ। 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर, ये दुनिया साला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। হাসি তোমার বের করছি। এই সমস্ত জনতার সামনে বিচার হবে তোমার যা। আমার বিচার কেন? আমি কি করলাম? তোমার औरत के लिए काटलाम की बाबू? इसके बाद भी दिलीप साहब की कई फिल्में आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एज अ लीडिंग मैन उनका ये दौर पूरा हो रहा था। और दिलीप कुमार जैसा बड़ा एक्टर तो बहरहाल जो रोल करे वो रोल बड़ा है। किसी ने कहा है कि रोल छोटे नहीं होते, एक्टर्स छोटे होते। तो दिलीप कुमार जैसा बड़ा एक्टर जब कैरेक्टर एक्टर भी बना तो वो भी मेन ही थे, वही सेंट्रल थे कहानी के लिए। ये क्रांति जब उनकी ज़िंदगी में आई तो उन्होंने कैसी कैसी फिल्में की, ये हम बात करेंगे। और बात करेंगे क्रांति की भी, जिसमें वो फिर बरसों के बाद उसी मनोज कुमार के साथ आए और उसके डायरेक्शन में, जिनके साथ उन्होंने आदमी की थी। ये बातें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। मनोज जी उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करते रहे और एक एडमायरर और एक फ़ैन की तरह भी। और मनोज जी ने हमेशा ये बात खुल के कही भी कि उन्होंने तो दिलीप कुमार को अपना आइडल और आइडियल माना है एज एन एक्टर। हमारे जो दो बेहतरीन एक्टर हैं जिन पे हम जितना भी फ़ख्र करें कम है, अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह, ये दोनों ने हमेशा बहुत ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कही है। और मैं इज्जत करता हूँ इस बात की कि अगर हम किसी से इंस्पायर हुए, अगर हिंदुस्तान में हमने किसी एक्टर से प्रेरणा ली, सीखा, तो वो दिलीप कुमार। क्लासिक लेजेंड में एक बार फिर आपका स्वागत। दिलीप साहब जिनका करियर मेरे ख्याल से 55-56 साल पे फैला हुआ है, उन्होंने अपने पूरे करियर में 60-62 फिल्में की। इसका मतलब है कि वो बहुत ही सेलेक्टिव रहे। तो जाहिर है कि जब वो अब मैच्योर रोल, सीनियर रोल कर रहे थे, लीडिंग मैन के अलावा, रोमांटिक लीड के अलावा, तो भी ऐसा तो नहीं था वो किसी के साथ भी कर लेते। उसी के साथ कर सकते थे जिसके टैलेंट पे और जिसके इंटेंशन पे उन्हें पूरा यकीन हो। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने अपनी पहली पिक्चर इस तरह की जिसमें वो ट्रेडिशनल रोमांटिक हीरो नहीं थे, मनोज कुमार साहब के साथ की। मनोज कुमार साहब के साथ तो उनका रिश्ता बड़ा पुराना था, आदमी में साथ काम भी कर चुके थे। मनोज जी उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करते रहे और एक एडमायरर और एक फ़ैन की तरह भी। और मनोज जी ने हमेशा ये बात खुल के कही भी कि उन्होंने तो दिलीप कुमार को अपना आइडल और आइडियल माना है एज एन एक्टर। और दोनों के बहुत अच्छे और बड़े मजबूत रिश्ते रहे। क्रांति उसका स्क्रीन प्ले स्टोरी सलीम जावेद का था, इसलिए मैं वहाँ मौजूद था जिस दिन यूसुफ साहब पहली बार वो रोल करने आए। सरदार उनका मेकअप हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं उनके मेकअप रूम में गया और मिरर के सामने बैठ के अपने को बहुत गौर से देख रहे थे, जैसे एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, अब ये रोल करना है तो इसमें भी दिखाता हूँ। और वाकई बहुत उम्दा काम किया उन्होंने। हमें हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब के इस दौर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म जो है वो यकीनन शक्ति है। शक्ति का किस्सा ये है कि ये असल में पहले एक तमिल पिक्चर बनी थी तंगा पतंगम, जिसमें शिवाजी गणेशन साहब ने मेन रोल किया था।
और ये हम लोगों ने देखी, बहुत अच्छी लगी थी। और मुशीर रियाज ने इसके राइट्स ले लिए। उसके बाद हमने इसका एक हिंदी वर्जन बनाया जिसमें काफ़ी चेंजेस भी किए, लेकिन वो मेन कैरेक्टर तो वही रहा। ये बेसिकली फिल्म जो थी ये दिलीप साहब के लिए थी, और इसमें बेटे के रोल में हम ये सोच रहे थे कि किसी नए लड़के को लें। उन दिनों मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में मुझे किसी ने एक प्ले देखने को इनवाइट किया। मैंने वो प्ले देखा, उसमें एक नया लड़का काम कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आके रमेश सिप्पी साहब से, मुशीर रियाज साहब से जिक्र भी किया कि इस लड़के को आप ले लीजिए इस रोल में बेटे के। उसे बुलाया गया, उसका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ। उस लड़के का नाम था राज बब्बर। बहरहाल अब ये सब बात हो ही रही थी कि इस दरमियान एक और पिक्चर जो मुशीर रियाज बना रहे थे, शक्तिदा डायरेक्ट कर रहे थे, वो किसी वजह से बंद हो गई। उसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। अमिताभ बच्चन को कुछ बुरा लगा कि इन लोगों का नुकसान हुआ है, पिक्चर में मैं काम कर रहा था, ये बन नहीं पाई है इस वजह से या उस वजह से। तो कह ले कि देखिए मैं आपको कॉम्पनसेट कर दूं, आपका जो नुकसान हुआ है, एक पन दो काज हो जाएंगे। मैं इस पिक्चर में आपके काम कर देता हूं। मैं बचपन से फ़ैन रहा हूं दिलीप साहब का, उनसे का एडमायर हूँ उनका, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिल जाएगा। अब जाहिर है कि अगर अमिताभ बच्चन जो उस वक्त एक सुपरस्टार थे वो अवेलेबल हों तो कौन किसके बारे में सोचेगा। और अमिताभ बच्चन साहब इस पिक्चर में आ गए। एक ऐसी फिल्म है जो बुनियादी तौर से दरअसल दिलीप साहब की फिल्म थी। और मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो बेहतरीन एक्टर्स हैं ऑफ ऑल द टाइम। उन दोनों की जो जुगलबंदी हुई वो कमाल थी। और जहाँ तक हम लोग की राइटिंग का ताल्लुक़ है, हमने बहुत ईमानदारी से स्क्रिप्ट लिखी, उसके डायलॉग ईमानदारी से लिखे। जो बेटे के डायलॉग होने चाहिए थे वो बेटे के थे, जो बाप के डायलॉग होने चाहिए थे बाप के थे। और बड़ा एक संतुलन, एक बैलेंस था उसमें। आप ये नहीं कह सकते थे कि बेटा गलत है और बाप सही है, ना आप ये कह सकते थे कि बाप गलत है और बेटा सही है। उसमें खैर जहाँ तक डायलॉग है, इन दोनों ही की ज़बान इतनी खूबसूरत है और इनके जो इंटोनेशन है और जो पॉजेज लेते हैं और जो जिस तरह से बोलते हैं उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इनके डायलॉग की नहीं, इनकी खामोशी के बारे में बात करूँगा। इसमें एक सीन है जहाँ राखी, जिन्होंने पहली बार, जबकि कभी कभी में वो तो महबूबा थी, इसमें माँ का रोल किया था और दिलीप कुमार की बीवी का, उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद बेटा आता है और वो बाप जिससे एक टेंशन ही है उसका, उसके पास आता है। ओरिजिनली जब हमने लिखा था ये सीन तो उसमें कुछ दो चार डायलॉग थे टूटे हुए, लेकिन सेट पे जब इन्होंने रिहर्स करना शुरू किया तो रमेश जी की भी यही फीलिंग हुई और हमारी भी कि इसमें डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, नई लाइन हटा दो। और उस सीन को हमने साइलेंट कर दिया। वो सीन देखने के काबिल था। जो पिक्चरें उनके साथ बनी हैं, वो विधाता हो, सौदागर हो, मशाल हो, वो उसमें भले रोमांटिक गाने उन्होंने ना गाए हों, लेकिन कहानियाँ तो उन्हीं की थी। और हर फिल्म में फिर उन्होंने दिखाया कि दिलीप कुमार किसे कहते हैं। अब सौदागर में एक सीन था जिसमें उन्होंने सीन किया था राजकुमार साहब के साथ, वही राजकुमार जिनके साथ पैगाम में उन्होंने काम किया था, दोनों भाई बने थे। यहाँ दोनों की दुश्मनी है, जो कभी दोस्त थे आज दुश्मन हो गए। और इन्होंने एक कुछ हरियाणवी लहजा लिया था यूसुफ साहब ने। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि वो घर रात को आ जाते हैं और चट्टान के पास खड़े होकर पुकार पुकार के अपने एक्स फ्रेंड को कोसते हैं और चैलेंज भेजते हैं। बड़ा खूबसूरत सीन था वो। लेकिन वो सीन जो मशाल में था, हालांकि मशाल में नहीं लिखी है, लेकिन इसके बावजूद कि वो सीन मेरा ही अपना लिखा हुआ मैं देखता हूँ तो मैं थर्रा जाता हूँ। जहाँ विनोद जो जर्नलिस्ट था वो अपनी बीमार बीवी को रात को ले जा रहा है और बीवी को अटैक होता है, जो वहीदा जी ने रोल किया था। और सुनसान सड़कें हैं शहर की और वो एक कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो अपनी पत्नी को अस्पताल तक ले जाए। और वो जिस तरह पुकारता है, जिस तरह फरियाद करता है, जिस तरह लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, कलेजा हिल जाता है उसे देखकर। गाड़ी रोको! ए भाई साहब गाड़ी रोक दो! गाड़ी रोको भाई साहब! भाई गाड़ी रोको! ए भाई गाड़ी रोक दो! मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब! ए भाई साहब! ए भाई साहब!
दिलीप साहब का आप करियर देखें, उनका पूरा काम देखें, तो आपको मालूम होता है कि इन्होंने जो साया, इनके जो काम का साया है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन गया है, पीढ़ियों तक उसने इन्फ्लुएंस किया है। जितने अच्छे एक्टर हैं हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा में, जो 25 बार 30 साल 40 साल बाद भी आए हैं दिलीप कुमार के बिगनिंग से, उन पे भी दिलीप कुमार की परछाई, उन्होंने दिलीप कुमार से सीखा है। हमारे जो दो बेहतरीन एक्टर हैं जिन पे हम जितना भी फख्र करें कम है, अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह, जो कि पैरेलल सिनेमा में उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए हैं, वेनिस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया है रॉबर्ट डी नीरो के सामने। अमिताभ बच्चन की तारीफ करना तो गैर ज़रूरी है, हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन क्या है और कितने अच्छे एक्टर। ये दोनों ने हमेशा बहुत ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कही है, और मैं इज्जत करता हूँ इस बात की कि अगर हम किसी से इंस्पायर हुए, अगर हिंदुस्तान में हमने किसी एक्टर से प्रेरणा ली, सीखा, तो वो दिलीप कुमार। मैं कहता हूँ हमेशा कि हम लोगों ने बरसों दिलीप कुमार को चाहा है और आज भी बहुत इज्जत करते हैं। आज भी बहुत से लोग होंगे जो दिलीप कुमार के आगे किसी को एक्टर नहीं मानेंगे इतना बड़ा जितना दिलीप कुमार को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो एक्टिंग की दुनिया हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो संस्कार हो, उनमें दिलीप कुमार का कभी कॉन्शियस लेवल पे, कभी अनकॉन्शियस लेवल पे, कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में अपने सही व्यवहार की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए कि हम उसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। बहरहाल बड़े लोगों की खूबी होती है कि वक्त के साथ और बड़े होते जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा जब हमें मैच्योरिटी और समझ आएगी कि हम जानेंगे कि हमारे एक्टर ने, हमारे स्टार ने, हमारे आइकॉन ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या रंग भरे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ सनम तेरे लिए। आज बस इतना ही। मैं आखिर में अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी अकीदत के साथ दिलीप साहब को सलाम करता हूँ और उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। आप भी कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 7:30 बजे रविवार को। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।